Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, we have discussed about the monetary policy. Last lecture में हम डिस्कस किया था कि monetary policy होती क्या है, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स, है ना। तो monetary policy एक ऐसी पॉलिसी है जो कि फॉर्मुलेट की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, है ना। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये रेगुलेट करे मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार आप जाकर उसका अच्छे से पहले पढ़ लीजिए सो दैट आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हमने मीनिंग के बाद हमने डिस्कस किया था कि कुछ फीचर्स थे इसकी। फीचर्स क्या था, लाइक ये एक्टिव पॉलिसी है, नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस लाता है, ठीक है। कंट्रोल्ड मनी सप्लाई रहता है, सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे आपकी मार्केट कंडीशंस होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, वैसे ही आप मॉनेटरी पॉलिसी में भी चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड होती है। वाइड रेंज ऑफ मेथड्स होते हैं इसके अंदर जो कि क्रेडिट कंट्रोल को करने में हेल्प करते हैं, राइट। चलिए आज का लेक्चर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी क्यों फ्रेम करते हो, क्या रीजंस हैं आपके, क्या मोटिव है आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आर प्राइस स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग ग्रोथ। बेसिकली दो मेन ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। हालांकि हम बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बट मेन फोकस कहाँ पर है कि प्राइस को स्टेबल करना और ग्रोथ करना, ठीक है। प्रमोट करना ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं उनको स्टेबिलिटी में लेकर आना। क्लियर? These are pursued through ensuring credit availability with stability in the external value of rupee and overall financial stability. Following are the objectives of monetary policy. First one is to regulate money supply in the economy. देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, सो दैट मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। मतलब ऐसा भी ना हो कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी फ्लो हो चुका है, ठीक है, लोगों के पास इतने पैसे हैं वो जहाँ मर्जी जैसे मर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्राइसेस हाई होंगे क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी, और जब डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आएगा। तो ये ज़्यादा फ्लो होना भी या फिर अंडर फ्लो होना भी आपका मनी का बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो क्या कहते हैं मनी सप्लाई के अंदर, देखो पहले तो ये बोला कि दो चीजें आती हैं, मनी इन सर्कुलेशन एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। मनी सप्लाई इंक्लूड्स बोथ मनी इन सर्कुलेशन एंड credit creation by banks. Monetary policy is framed to regulate the supply in the economy by credit expansion and credit contraction. देखो बेसिकली क्या कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट कैसे करती है मनी सप्लाई को एक इकोनॉमी के अंदर, बाय क्रेडिट को एक्सपैंडिंग और बाय क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि क्रेडिट को एक्सपैंड करना मतलब कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को अवेलेबल करवा रहे हो इकोनॉमी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब आप क्रेडिट को टाइट कर रहे हो, मतलब अब जल्दी से इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब क्रेडिट एक्सपेंशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। एक्सपेंशन का मतलब देखो ये हो गया ना कि आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर आना है। अब कैसे लेकर आओगे, आपके जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं आप उन सबको कम कर दो। लाइक अगर आपका CRR है, SLR है, बैंक रेट, रेपो रेट, जितने भी आपके रेट्स हैं उन सब के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन कर दो, ठीक है। तो अब होगा क्या, इजीली अवेलेबल लोन हो जाएंगे, है ना। लोन का रेट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो अभी ये जो पॉइंट्स है ना, CRR, SLR, ये सारे आगे हम फर्दर पढ़ेंगे टेक्निक्स के अंदर, है ना। बट एक ओवरव्यू देते हो, लाइक हम बोलते हैं CRR, ठीक है। CRR एक NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट्स का एक कुछ पोर्शन होता है जो बैंक को रखना होता है एज अ रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। अगर मैं बोलूँ पहले वो 5% रखते थे, ठीक है, और अब क्रेडिट को एक्सपैंड करने के मोटिव से अगर अब वो 2% रख रहे हैं, इट मीन्स उनके पास जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अब ज़्यादा पैसे अमाउंट बचे हुए हैं, अब ज़्यादा पड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, लोगों को लोन दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोगों को लोन दे रहे हैं, इट मीन्स लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, और जहाँ पर परचेसिंग पावर बढ़ रही है इट मीन्स वो डिमांड करेंगे मार्केट में। ऐसे तो है नहीं ना कि लोग लोन लेकर कुछ भी उसे मतलब अपनी पॉकेट्स में रखेंगे, नो, वो कहीं ना कहीं तो उसे यूज़ करेंगे ना। और जब कहीं यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी एक पॉइंट पर आके उसके प्राइसेस हाई होंगे। प्राइस हाई हो रहा है तो इट मीन्स उसकी क्या हो रही है, इन्फ्लेशन को लीड कर रहा है। तो क्रेडिट को एक्सपांड करना
किस सिचुएशन में क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सब आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो एंड आपकी जो इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन है वो कैसी चल रही है. ठीक है. By credit expansion means giving more loans, money supply can be expanded. By credit contraction, obviously, giving less loans, money supply can be decreased. Monetary policy aims at expanding and contracting money supply according to the needs of the economy. अब नीड क्या है? अगर तो आपकी इकोनॉमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो आप अगर क्रेडिट को एक्सपांड कर देंगे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी, है ना. तो आपकी उस टाइम इकोनॉमी नीड क्या है वहां पर कि आप क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए. तो जो भी इकोनॉमी की नीड होगी अकॉर्डिंगली आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है. क्लियर है? नाउ सेकेंड वन इज टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी. Another major objective of monetary policy in India is to maintain price stability in the country. It implies control over inflation. Price level is affected by money supply. अब देखो मनी का सप्लाई कैसा है, अगेन वही बात आ गई ना CRR वाली. सपोज कि अगर बहुत ज्यादा आपका मनी का फ्लो हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्राइसेस तो बढ़ेंगे. तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस हाई है तो आप क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए सो दैट लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो, डिमांड कम करेंगे. और जब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली कि वो आपकी जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. That's why it is known as monetary policy regulates money supply to maintain price stability. Third one is to promote economic growth. देखो क्या कहते हैं, monetary policy makes available supply of money and credit for economic growth of the country. The sectors which are quite significant for the economic growth are provided with adequate availability of credit. क्लियर है? सिंपल सी बात है कि जिस सेक्टर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मतलब कि फंड्स की, क्रेडिट की, सो दैट वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब लीड करते हैं जो, तो उनको इजीली अवेलेबल करवाया जाता है. तो बेसिक सा पॉइंट है. नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट जो डिपॉजिट जैसे आप बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं ना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसको रेगुलेट करके क्या करेगी, वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है. लाइक अगर मैं बात करूं जो आपको बैंक इंटरेस्ट रेट देता है आपके डिपॉजिट्स पे मतलब आपकी सेविंग्स पे, अगर मैं उसको हाई कर दूं तो लोग मोटिवेट हो जाएंगे ना, इंकरेज हो जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स अपने बैंक्स में रखना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है. और ऐसे तो है नहीं कि वो सेविंग करके उसको सिर्फ बैंक में रखते जाएंगे नंबर ऑफ ईयर्स तक. नो, कहीं ना कहीं तो उसे इन्वेस्ट करेंगे ना. तो यही बोला कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स को रेगुलेट करके प्रमोट करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को. क्लियर? Now, by offering higher rates of interest on deposits, monetary policy encourages public to save and invest. Next one is to control business cycle. देखो बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने में भी मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. लाइक अगर आपका बूम या डिप्रेशन, दो मेन फेजेस होते हैं. देखो होते तो आपके 4-5 फेजेस हैं बट हम लेते हैं बहुत हाई और बहुत लो. तो बूम एंड जो डिप्रेशन होते हैं वो आर द मेन फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. Monetary policy puts a check on the boom and depression. In the period of boom, boom period कौन सा होता है कि हर चीज बहुत अच्छी चल रही है, मनी का फ्लो बहुत है, डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत अच्छी चल रही है ना. तो उस सिचुएशन में क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, राइट, एंड दस चेक इन्फ्लेशन. बट इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्रेडिट इज एक्सपांडेड. अब डिप्रेशन है भाई, ऑलरेडी लोगों के पास पैसे नहीं है, डिमांड नहीं है, अब पैसे नहीं है तो इट मीन्स क्रेडिट को एक्सपैंड करना पड़ेगा. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, क्रेडिट जहां भी वर्ड यूज हो रहा है ये उधार नहीं है, ये मनी फ्लो की बात की गई है. ठीक है, क्रेडिट इक्वल्स टू मनी फ्लो हियर. प्लीज नोट डाउन, क्रेडिट इक्वल्स टू मनी फ्लो. तो अगर हम बोलते हैं ना क्रेडिट एक्सपैंडेड, उधार को नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं, हम मनी के फ्लो को एक्सपैंड कर रहे हैं. तो क्या कहा गया है, इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन credit is expanded to increase money supply and thus promote aggregate demand in the economy. डिप्रेशन चल रहा है, लोगों के पास ऑलरेडी पैसे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मंदी है, डिमांड नहीं है, तो उस केस में मनी फ्लो को एक्सपैंड किया जाएगा सो दैट मनी सप्लाई ज़्यादा हो और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो इकोनॉमी के अंदर. नेक्स्ट वन इज टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी. RBI strives to achieve stability in the external value of rupee, that is, exchange rate of Indian rupee in terms of major foreign currencies. If exchange rate fluctuates excessively,
then RBI takes appropriate actions like purchase or sale of foreign currency so as to regulate demand and supply of foreign currency and thereby maintain stability in the external value of rupee. तो बेसिकली क्या कहते हैं कि ये हेल्प करता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी को भी स्टेबिलिटी में लेकर आने में. ठीक है, वो कहते हैं कि एक्सचेंज रेट, अब एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी का मतलब क्या है कि जो इंडियन का एक्सचेंज रेट है, मतलब रुपीज की वैल्यू फॉरेन करेंसीज की वैल्यू के कंपैरेटिवली. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड. ऑब्वियसली देखो, एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. क्या कहते हैं? मॉनेटरी अथॉरिटी ट्राइज टू कीप द एग्रीगेट डिमांड इन बैलेंस विद एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ एग्रीगेट डिमांड इज टू बी इंक्रीज्ड, then credit is expanded and interest rate is lower down. अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, मतलब आप डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको मनी फ्लो को क्या करना पड़ेगा? देखो, डिमांड बढ़ानी है, इट मीन्स लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी तो वो किसी चीज़ की डिमांड करेंगे ना. अब पैसा दिलाने के लिए आपको क्रेडिट को एक्सपांड करना पड़ेगा. और जो आपके क्रेडिट एक्सपैंड कैसे होता है, जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं अलग अलग, CRR, SLR, उन सबको आपको लोअर डाउन करना पड़ेगा. अब देखो, आपने इंटरेस्ट रेट लो किया, अगेन वही चीज आ गई ना CRR वाली, कि बैंक्स को RBI के पास कम पैसे रखने पड़ रहे हैं. इट मीन्स उनके पास लेफ्ट ओवर ज्यादा बच रहा है. अब जो उनके पास लेफ्ट ओवर ज्यादा बचा है वो क्या करेंगे? एज अ लोन जनरल पब्लिक को देंगे. मतलब कि जनरल पब्लिक की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो वो अल्टीमेटली मार्केट में जाके किसी ना किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे. तो हो गया ना डिमांड इंक्रीज. तो यही बोला गया है, इफ एग्रीगेट डिमांड इज टू बी इंक्रीज्ड देन क्रेडिट इज एक्सपांडेड एंड इंटरेस्ट रेट इज लोअर डाउन. बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, more people are taken loan to buy goods and services and hence aggregate demand is increases and vice versa. और अगर आप डिमांड को कम करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स. देखो क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी एम्स एट प्रोवाइडिंग मोर फंड्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर दीज सेक्टर्स. Priority sector includes agriculture, small scale industry, weaker sections of the society, etc. Next one is to promote employment. Monetary policy आपको employment को promote करने में भी बहुत help करता है. कैसे? By providing concessional loans to the productive sectors like small and medium entrepreneurs, special loan schemes for unemployed youth. Monetary policy promotes employment. जो भी आपके प्रोडक्टिव सेक्टर्स होते हैं उनको कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. अब लोन दिया है तो वो प्रोडक्टिव सेक्टर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज करेंगे ना, कुछ ऑपरेशंस तो परफॉर्म करेंगे. अब उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो रिक्रूटमेंट भी करेंगे, तो लोगों को हायर करना, कंसेशन लोन देने के कारण उनके जो वर्क है, एक्टिविटीज है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड हो गई, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. Monetary policy aims at developing infrastructure. It provides concessional funds for developing infrastructure. कुछ ना कुछ concessional funds भी देते हैं so that आपकी इकोनॉमी का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सके. Next one is to regulate and expand banking. RBI regulates the banking system of the economy. Through monetary policy, RBI issues directives to different banks for setting up रूरल ब्रांचेस फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट. देखो, आरबीआई को मतलब डायरेक्शंस इशू करके कि अलग अलग, नॉर्मली देखो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से आरबीआई इशू करती है अलग अलग डायरेक्टिव्स, मतलब कि डायरेक्शंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है टू द कमर्शियल बैंक्स कि वो अपनी ब्रांचेस को रूरल एरियाज में भी ओपन करे सो दैट जो रूरल या एग्रीकल्चरल क्रेडिट है उसको प्रमोट किया जा सके. बिसाइड्स इट, गवर्नमेंट हैज टू सेट अप कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल रीजनल बैंक्स. ऑल दिस हैज एक्सपैंडेड बैंकिंग इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Next one is to promote exports and substitute imports. By providing concessional loans to export-oriented and import-substitute units, monetary policies encourages such industries and thus help to improve the position of BOP.
जनरली क्या होता है, जो भी ऐसे यूनिट्स हैं, जो ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करते हैं और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी उन्हें कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है सो दैट उनकी जो बीओपी की पोजीशन है, ठीक है, वो फेवरेबल हो सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है वो आपकी फेवरेबल हो सके। नेक्स्ट वन इज to continuously monitor global and domestic financial conditions. Monetary policy aims at continuously monitoring global and domestic financial conditions so that timely policy adjustments can be done. देखो मॉनेटरी पॉलिसी ना एक कंटिन्यूसली एक मॉनिटर करता रहता है कि ग्लोबल या फिर डोमेस्टिक, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या चल रही है सो दैट हम एडजस्टमेंट्स टाइमली बेसिस पर कर सकें. इट विल हेल्प टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल क्राइसिस. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे मॉनेटरी पॉलिसी के. एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हमने कि रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इट प्रमोट्स सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, इट कंट्रोल्स बिजनेस साइकिल्स टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, to promote employment, to develop infrastructure, to regulate and expand banking, to promote exports and import substitute, to continuously monitor global and domestic financial conditions. I hope you like this video. Do like, share and comment below to share your reviews, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.